Okay, now say this thing कि again हमने last time we have discussed regarding हमारे पास initial problems जो पाकिस्तान को exactly face करनी पड़ी. Alright. Now exactly अब हमने देखना है कि how successful was कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना as the first Governor General of Pakistan. ठीक है. अच्छा now say this thing. अब हमारे पास exactly total 4 Governor Generals हैं और उसके बाद हमने Prime Ministers को देखना है कि exactly अच्छा remember this thing कि हमारे पास 1935 का अभी तक आपके पास क्या चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चल रहा है. अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपके पास एक गवर्नर जनरल होंगे और सेकंड आपके पास प्राइम मिनिस्टर होंगे. सो आपके पास ये मेन जो आपके पास मेन कैबिनेट के सबसे टॉप लीडरशिप जो आपके पास कंट्री की होगी वो कौन सी होगी. एक गवर्नर जनरल और एक प्राइम मिनिस्टर. बाद में जब आपके पास 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन पहला कॉन्स्टिट्यूशन आता है उसके अंदर आपके पास बनते हैं प्रेसिडेंट और फिर उसके बाद सेकंड आपके पास आते हैं प्राइम मिनिस्टर. गवर्नर जनरल की सीट खत्म कर दी जाती है इन द 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. सो नाउ से दिस थिंग लेकिन पाकिस्तान का जो फर्स्ट 1947 से लेके 1947 से लेके देखो 1947 से लेके 1956 तक पाकिस्तान किस चीज़ के ऊपर चलता है गवर्नर जनरल्स और प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर. ड्यूरिंग दिस पीरियड 1947 से लेके 1956 तक पाकिस्तान के पास 4 गवर्नर जनरल्स हैं. ठीक है. सो अगेन हमने इन 4 गवर्नर जनरल्स की पॉलिसीज़ पढ़नी है प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज़ पढ़नी है कि उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ क्या थी या फिर उनकी आपके पास आगे फॉरेन पॉलिसीज़ क्या थी. नाउ से दिस थिंग अब पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जो थे दैट वाज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फ्रॉम 1947 से लेके 1948 तक. ये डेट्स आपको याद होनी चाहिए 1947 से 1948 तक. सो नाउ से दिस थिंग लेट्स टॉक अबाउट द सक्सेसेस एंड द आपके पास फेलियर्स ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. नाउ से दिस थिंग जो पहले सक्सेस एज द गवर्नर जनरल थी व्हाट वाज दैट कि अगेन ही इंश्योर्ड द सर्वाइवल ऑफ द न्यू स्टेट. बहुत ज़्यादा आपको चैलेंजेस मिले जो न्यू स्टेट थी. द फर्स्ट थिंग वाज कि अगेन द फर्स्ट थिंग वाज कि जैसे ही आपके पास Pakistan came into independence, many British and the Indian officials they expected कि पाकिस्तान क्या कर जाएगा कोलैप्स कर जाएगा पाकिस्तान अगेन सरवाइव नहीं कर पाएगा. नाउ रिकग्नाइजिंग दिस सीरियस सिचुएशन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के अंदर की फॉरेन पॉलिसीज़ के अंदर की. लेट्स टॉक अबाउट इट एज द गवर्नर जनरल. सो फर्स्ट he acted as the chief executive of the new government, personally overseeing important decisions and working tirelessly to establish the country on a firm foundation. Got it? Now say this thing. What was the second thing? The second thing, he believed that he guiding the principle of the unity, faith and discipline were essential for Pakistan's development and the independence. All right. Now say this thing. What he did, he guided the people on the unity, faith and discipline. He worked tirelessly. He did the hard work and again with the strong determination, except with the exceptional skills. What he did, Jinnah successfully guided Pakistan through its most difficult areas. All right. Now say this thing. What he did, the first thing, जो first main चीज़ थी, what he did, कि again उन्होंने as a first Governor General serve किया. He told the people to live with unity, faith and discipline. He acted as the chief executive of the new government. That was his first point. ये जो उनके point है, that was his first point जो उनकी success थी as the Governor General of Pakistan, that he acted as the chief executive for the new government, personally overseeing everything, every important decision, and he worked tirelessly to establish the country on its firm foundation. कैसे? He believed कि unity, faith and discipline के ऊपर. So this was his first success, that he made the new nation. He acted as the chief executive. He overlooked everything. He saw everything जो आपके पास at that time कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना कर सकते थे फ्रॉम 1947 से 1948 तक. सो फाउंडेशन जो आपके पास बेसिकली रखी वो आपके पास सर इज दिस अर्ली मिनिस्ट्रीज चैप्टर. यस एग्जैक्टली सर. वालेकुम अस्सलाम. ओके. सो अगेन दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. ही एक्टेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान. नंबर सेकंड वाज द एग्जीक्यूटिव हैंडलिंग ऑफ द सवेयर रेफ्यूजी क्राइसिस. कैसे कि अगेन आफ्टर पार्टीशन, अब ये वाले पॉइंट्स हम अपनी आपकी इनिशियल प्रॉब्लम्स के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि ओवर 10 मिलियन पीपल इंक्लूडिंग वुमेन चिल्ड्रन उन्होंने माइग्रेट किया था पाकिस्तान. एंड अगेन व्हाट ही डिड, अगेन जब इंडिया से माइग्रेशन हुई पाकिस्तान में, उनको फूड चाहिए, उनको शेल्टर चाहिए, उनको क्लोथिंग चाहिए, उनको मेडिकेशन चाहिए. सो व्हाट ही डिड that first, despite the overwhelming challenges के न्यू बॉर्न स्टेट एग्जैक्टली इन 10 मिलियन पीपल को कैसे हैंडल करेगी, जिन्ना एक्टेड क्विकली एंड डायरेक्टली established the Qaeda Azam Relief Fund,
and he collected the aid for the refugees. He appealed the people कि again वो donations दें ताकि exactly क्या कर सकें, वो refugee problems को हल कर सकें. So that was his second point, that was his second success as the Governor General of Pakistan. Number second, he आपके पास he established a strong and efficient government administration. कैसे? He knew the problem जो सबसे पहली है कि again आपके पास जो economic problem है, economic problem को exactly हल करने के लिए उन्होंने क्या चीज़ की, लियाकत अली खान को अपॉइंट किया. नंबर सेकंड exactly आपके पास क्या चीज़ की, उन्होंने स्टेट बैंक स्टैब्लिश किया. सो देयरफॉर क्या चीज़ थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हल करने के लिए सबसे पहले राइटफुल शेयर जो 550 मिलियन रुपीस वाला था, होपिंग पाकिस्तान वुड बिकम बैंकरप्ट अगर ये फाइनेंस नहीं मिला. सो ही पुट इनॉर्मस स्ट्रेन ऑन द न्यू गवर्नमेंट. किस चीज़ के लिए? द फर्स्ट थिंग 550 मिलियन सिक्योर करना. नंबर सेकंड एग्जैक्टली क्या चीज़ की, उन्होंने मेन लीडर्स गांधी वगैरह उन्होंने परसुएट किया कि वो एग्जैक्टली क्या करें, जो पैसे एग्जैक्टली पाकिस्तान का राइटफुल शेयर है वो पाकिस्तान को दें. सो देयरफॉर नॉट ओनली ही परसुएडेड द इंडियन गवर्नमेंट, इकॉनमी को ठीक करने के लिए और क्या चीज़ की गई, जिन्ना established the central bank known as the State Bank of Pakistan in 1948, which provided a vital financial backbone for the country and was important for developing the country's economy. Not only this, he also, his additional industrial policy statement in 1948 encouraged the industrialization in Pakistan ताकि economy बेहतर हो सके. So therefore, what happened, पाकिस्तान जो exactly एक न्यू बॉर्न स्टेट था और इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस कर रहा था, ड्यू टू दीज एफर्ट्स ये फाउंडेशंस बनी पाकिस्तान की, बाद में आने वाली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हल किया इसने. नाउ से दिस थिंग, सो दिस बिकेम हिज थर्ड, आपके पास हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा, दिस बिकेम हिज थर्ड सक्सेस कि उन्होंने इकोनॉमी को ठीक किया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वन. उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जैक्टली आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन और एक पॉलिटिक्स एग्जैक्टली क्या चीज़ की स्टैब्लिश की पाकिस्तान के अंदर. कैसे? नाउ से दिस थिंग, first of all, to achieve this, he appointed Liaquat Ali Khan, a highly experienced and educated politician, as the first Prime Minister of Pakistan, who formed a small cabinet to work under his guidance. Karachi was declared as the capital, and the Central Secretariat was set up there to manage the government affairs. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ट्रेन्स, एरोप्लेन्स आपके पास क्या किए, उन्होंने अरेंज करवाए ताकि एग्जैक्टली क्या चीज़ की जा सके, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग हैं वो बेहतर हो सकें. आपके पास इंडिया से लोग बुलाए, ब्रिटेन से लोग बुलाए, ताकि एग्जैक्टली जो पॉलिटिकल सिस्टम है पाकिस्तान का वो इस्टेब्लिश किया जा सके. नॉट ओनली डिड दिस, ही ऑल्सो मेड द सिविल सर्विस आपके पास रीऑर्गेनाइज की. सिविल सर्विस 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आई हुई थी, वो वाली सिविल सर्विस को एग्जैक्टली रीऑर्गेनाइज किया. एंड देयर ऑपरेशनल रूल्स वर ड्राफ्टेड, मेकिंग द गवर्नमेंट मशीनरी मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. सो देयरफॉर दिस लेड टू द फाउंडेशनल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग. सो देयरफॉर दिस वाज द फोर्थ पॉइंट किसका, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान. दीज वर द सक्सेसेस ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान. नाउ से दिस थिंग, अब लेकिन उनके पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ उनके फेलियर्स भी हैं. फेलियर्स क्या हैं? आपके पास जो कश्मीर इशू था, दैट दो ही ट्राइड एवरीथिंग, ही डिड एवरीथिंग, he tried his efforts कि अगेन यूनाइटेड नेशन के अंदर वो क्या चीज़ लेकर के, कश्मीर इशू को लेकर के उन्होंने आर्मी सेंड करवाई कश्मीर के अंदर, लेकिन स्टिल डिस्पाइट हिज एफर्ट्स जिन्ना कुड नॉट परसुएड द यूनाइटेड नेशन या फिर इंडिया को कि वो एग्री करें टू अलाउ द कश्मीरी पीपल टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर. कैसे? थ्रू द प्लेबिसाइट. प्लेबिसाइट हमने कल पढ़ा था कि प्लेबिसाइट क्या होता है. प्लेबिसाइट इज एक्चुअली आपके पास जहाँ पे लोग खुद डिसाइड करते हैं, वोट करते हैं कि वेदर दे वांट टू गो फॉर पाकिस्तान, वेदर दे वांट टू गो फॉर इंडिया, या फिर वो एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं. सो देयरफॉर ही कुड नॉट परसुएड यूनाइटेड नेशन या फिर इंडिया को. थर्स दिस अनरिजॉल्व्ड सिचुएशन इज कंसिडर्ड एज द फेलियर बिकॉज डिस्पाइट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इमेंस लीडरशिप एंड डिटर्मिनेशन, ही डिड नॉट डू इट पर्पसली, या फिर उनकी तरफ से उनकी एफर्ट्स के अंदर कोई कमी नहीं थी, लेकिन स्टिल द कश्मीर इशू रिमेन्ड अनसेटल्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर. इज इट द सेम एज द रेफरेंडम? रेफरेंडम हम कह सकते हैं, यस, हाँ रेफरेंडम हम कह सकते हैं, एग्जैक्टली, यस वी कैन से दैट. अच्छा, नाउ से दिस थिंग, अनदर चैलेंज जो आपके पास था, दैट वाज द कनाल वाटर इशू. ड्यूरिंग हिज टाइम कनाल वाटर इशू अराइज हुआ. कैसे? कि जैसे ही पार्टीशन हुई, a serious disagreement arose कि in April 1948 India shut off the water flowing into the Pakistan from the Firozpur headwaters. This act threatened millions of the acres of the agriculture land जो पाकिस्तान के अंदर है. Therefore what happened? अब हुआ ये
दिस क्रिएटेड इमेंस टेंशन बिटवीन द बोथ नेबर्स. यस, 7 मार्क का क्वेश्चन सक्सेसेस पे भी आ सकता है और आपके पास फेलियर्स के ऊपर आ सकता है. यस, नाउ से दिस थिंग, although Pakistan proposed taking the matter to the ICJ, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया इसको. हाउएवर ड्यू टू द कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना, एक आपके पास टेम्पररी एग्रीमेंट तो साइन हो गया इन मई 1948, लेकिन इंडिया एग्रीड टू अलाउ वाटर टू फ्लो इनटू द वेस्ट पंजाब, but only if Pakistan is committed to find the alternative water supply in the future. So despite this relief, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah could not completely, fully settle this dispute कि अगेन अपनी लाइफ टाइम के अंदर एज द गवर्नर जनरल वो completely इसको सॉल्व नहीं कर पाए. सो देयरफॉर आपके पास जो कनाल वाटर डिस्प्यूट है दैट बिकेम द सेकेंड नेगेटिव पॉइंट, जो कि किसका था, आपके पास कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था. राइट, सो therefore the canal water dispute became constantly dragged. कब तक, 1959 तक. फिर उसके बाद आपके पास क्या चीज़ होगी, इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड. नाउ अनदर इशू आपके पास जो था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप के अंदर, या फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस. अगेन पाकिस्तान वाज गवर्नड बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट. पहले आपने थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम थी क्या, कि व्हाट हैपेंड कि पाकिस्तान वाज बीइंग गवर्नड बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1935, which was an old law from the British rule. Now it was important, क्यों, for the independent Muslim country कि उसका अपना एक constitution हो. although कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपके पास सेटअप की ताकि वो नया कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास सेटअप कर सकें. However, he was unable to persuade the assembly कि वो efficiently वर्क कर सकें और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को जल्दी करें ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. सो देयरफॉर this lack during his lifetime constitution could not be made. Therefore, this lack of progress meant that the foundational legal framework for Pakistan remained absent. Therefore, during his lifetime, ये incomplete रहा, and this thing was dragged to 1956. कब तक drag रहा, 1956 तक. 9 साल पाकिस्तान without constitution रहा initially. So therefore, what happened, that his inability to see the constitution making process through to completion is considered as the notable failure during his governor generalship. So therefore these were the failures. This was another failure from the Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. This was the third negative point from the Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah as the governor general of Pakistan. So therefore we have talked about, आपके पास क्या चीज़ है, we have talked about the first failure जो Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah का था कि he was unable to resolve the Kashmir issue. The second negative point, he was unable to reach to the agreement with India. आपके पास वालेकुम अस्सलाम अरीबा. Again, he was unable to reach to the agreement with India regarding complete settlement of the canal water dispute. आपके पास third negative point वो ये था कि constitutional, आपके पास constituent assembly तो बनाई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने. However, constitution could not be made during his lifetime. That became the negative point from the Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's governor leadership. Sir, did we not do this in the previous chapter? We have done आपके पास most of the points, ठीक है, इसीलिए. लेकिन ये आपके पास एक सेपरेट चैप्टर है. दिस इज़ द सेपरेट टॉपिक कि फर्स्ट जो गवर्नर जनरल्स हैं उनकी पॉलिसीज आपने पढ़नी है कि उनकी सक्सेसेस क्या थी, उनकी फेलियर्स क्या थे. सो अगेन द फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज द कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. नाउ से दिस थिंग, अब हुआ क्या, ज़रा देखो 1947 से लेके 1948 तक, 1947 से लेके 1948 तक आपके पास गवर्नर जनरल रहते हैं कौन, आपके पास कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है. नाउ से दिस थिंग, और उसके बाद आपके पास प्राइम मिनिस्टर अंडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, लियाकत अली खान, ठीक है. अच्छा, अब 1948 से लेके 1951 तक जो गवर्नर जनरल हैं, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आपके पास ही डाइड, फिर उसके बाद आपके पास बनते हैं ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, ठीक है. गवर्नर जनरल बनते हैं ख्वाजा नाज़िमुद्दीन फ्रॉम 1948 से लेके 1951 तक. अब 1951 तक लियाकत अली खान भी क्या रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं. लेकिन 1951 के अंदर लियाकत अली खान को क्या कर दिया जाता है, असैसिनेट कर दिया जाता है, और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन आपके पास गवर्नर जनरल से क्या बन जाते हैं, आपके पास प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं. सो अगेन ख्वाजा नाज़िमुद्दीन देन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लेटर आफ्टर 1951. और अगेन आगे की डेट्स हम टाइमलाइन के अंदर ऐड करेंगे, लेकिन आपको 1951 तक का पता होना चाहिए. कैसे, अभी तक कि अगेन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे. फिर उसके बाद 1948 में ही डाइड, तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन टुक हिज ऑफिस एंड ख्वाजा नाज़िमुद्दीन बिकेम द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान.
टोटल कितने गवर्नर जनरल्स हैं पाकिस्तान के पास? 4 गवर्नर जनरल्स आए, फिर उसके बाद 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया और गवर्नर जनरल की जो सीट थी वो ख़त्म करके क्या बना दी गई आपके पास? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की सीट। नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास क्या चीज़ है? 4 गवर्नर जनरल्स आएंगे, फर्स्ट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सेकंड ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पॉलिसीज ऑफ ख्वाजा नाज़िमुद्दीन एंड लियाकत अली खान इन कंबाइंड। नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे कौन? 4 मार्क का क्वेश्चन। फर्स्ट, he was the second governor general of Pakistan. He is recognized as one of the Bengali founding fathers of Pakistan. He served as the first chief minister of the Bengal from 1947 से लेके 1948 तक. जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना died, he took the office as the second governor general in 1948. And therefore, in 1951 जब लियाकत अली खान को assassinate कर दिया गया, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन stepped down as the governor general to become the second prime minister of Pakistan. That's the 4 mark question for the ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। नाउ अब आपके पास लेट्स टॉक अबाउट लियाकत अली खान एग्जैक्टली कौन थे। 4 मार्क का क्वेश्चन लियाकत अली खान के ऊपर, दैट ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड अगेन ही वाज द लीडिंग फाउंडिंग फादर एंड द स्टेट्समैन एंड द क्लोज पार्टनर ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड बिफोर पार्टीशन ही सर्व्ड एज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर in the interim government in the British India in 1946 under the leadership of Lord Mountbatten as the Prime Minister of Pakistan। उन्होंने अगेन क्या चीज़ की? मल्टीपल पोर्टफोलियोज के ऊपर काम किया, फॉरेन पॉलिसी पे काम किया, डिफेंस के ऊपर काम किया, फ्रंटियर रीजन्स के ऊपर काम किया। ही ऑल्सो वर्कड ऑन किस चीज़ के ऊपर? ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। सो देयरफॉर क्या चीज़ थी? अंटिल हिज असैसिनेशन इन 1951 के रावलपिंडी में उनको क्या कर दिया गया? असैसिनेट कर दिया गया इन 1951। नाउ से दिस थिंग, व्हाट हैपेंड कि लियाकत अली खान की डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज हमने पढ़नी है। फर्स्ट पॉलिसी जो लियाकत अली खान की थी, दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। नाउ सो दिस थिंग, द फर्स्ट डोमेस्टिक पॉलिसी ऑफ द लियाकत अली खान वाज आपके पास कौन सी थी? दैट वाज कि उन्होंने क्या चीज़ की? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाई। द फर्स्ट आपके पास दैट वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। सो फर्स्ट डोमेस्टिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या थी? One of the Liaquat Ali Khan's most important domestic policies after becoming prime minister was his effort towards the constitutional development। और वो exactly क्या चीज़ थी? Following Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's death, Pakistan was still governed by an amended version of the British era का Government of India Act 1935। Therefore, understanding this critical need कि पाकिस्तान को अपना एक constitution चाहिए, what happened? Liaquat Ali Khan made the first move towards the constitutional development। What he did, he successfully guided and persuaded the Constituent Assembly to pass the objective resolution। अब objective resolution exactly क्या चीज थी? Now say this thing, what was the objective resolution? इसके ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन अलग बनता है, ठीक है? So now say this thing, or it is also the domestic policy of the first domestic policy of Liaquat Ali Khan। That this was the historic enough 14 mark question on the foreign policies of Liaquat Ali Khan। हम अभी बात करेंगे, 10 मार्क का बन सकता है, 14 मार्क का नहीं। Now say this thing कि this was the historic step आपके पास कैसे कि it outlined the foundational principles for the Pakistan's future constitution। कैसे कि it focused on the principles of Islam and the human rights। क्या चीज़ की? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स रखे गए कि हमने ये चीज़ें अचीव करनी है। देन इट फोकस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम एंड द ह्यूमन राइट्स। द रेजोल्यूशन एम्फसाइज्ड किसके ऊपर? दैट द सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू वन अल्लाह ओनली, while also stressing the importance of the Islamic principles, democracy, and social justice। Importantly, it guaranteed the religious freedom and the protection for both Muslims के लिए भी and non-Muslims के लिए भी, and deflected the criticism from the religious leaders who said that the new state was not Islamic enough। What happened? Objective resolution was passed in आपके पास on 12th March 1949 के अंदर। However, this objective resolution was highly criticized by किस चीज़ के? बाय द रिलीजियस लीडर्स, बाय द मौलानास, जिन्होंने ये कहा कि आपके पास क्या चीज़ है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इनफ। गॉट इट? कि दिस नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, कि दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज नॉट इस्लामिक इनफ, राइट? सो देयरफॉर प्रोविंशियल पॉलिटिशियंस एज वेल, एग्जैक्टली, यस। सो देयरफॉर एग्जैक्टली क्या चीज़ थी? दिस वाज द फर्स्ट डोमेस्टिक पॉलिसी ऑफ लियाकत अली खान। हाउएवर आपके पास हाउएवर एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, दिस बिकेम the first domestic policy, लेकिन again he got the criticism for that, लेकिन again this was his first domestic policy। now say this thing, अब हमारे पास क्या चीज़ है? the first thing is, wait, let's see the questions first। okay, provincial politicians e-Pakistan and east Pakistan, can a 7 mark question come on
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर 7 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. लेट मी टेल यू कि कैसे आएगा. कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर कि अगेन व्हाई इट वाज एक्चुअली रिजेक्टेड या व्हाई इट वाज एक्चुअली अपोज्ड. नाउ सी दिस थिंग. सी द फर्स्ट थिंग, Liaquat Ali Khan himself praised it as the most important occasion in the lifetime of the country. Next to the importance, कैसे कि objective resolution provided a vital basic guideline and a framework, making the following task of the drafting a constitution easy. It was widely seen as an important success for his leadership, offering hope कि new constitution अब क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी agree upon हो जाएगा. However, the key weakness of the objective resolution was its failure to set a specific time frame for the completion of the constitution. कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये नहीं बताया गया कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन कितनी जल्दी एग्जैक्टली फ्रेम कर लिया जाएगा. दैट वाज द फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसकी वजह से इट गॉट फेल्ड. नाउ दिस ओवरसाइट एज द प्रोवाइडेड, आपके पास टेक्स्ट सजेस्ट कि आपके पास क्या चीज़ है, अनइंटेंशनली लेड टू द लैक ऑफ अर्जेंसी within the basic principles committee and the constituent assembly, leading towards the delayed constitution. कि क्योंकि आपके पास नहीं बताया गया कि आपके पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर ये नहीं बताया गया कि आपके पास कब तक क्या चीज़ हो जाएगी, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन पहला बन जाएगा. सो अनदर द सेकेंड डोमेस्टिक पॉलिसी, ये तो फर्स्ट डोमेस्टिक पॉलिसी थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. द अनदर डोमेस्टिक पॉलिसी वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव resolution. Same in the Tashkent agreement, they did not set the timeline for the talks. Yes, we can say that. Yes. कि again first draft constitution के अंदर आपके पास क्या चीज़ हुई कि another आपके पास लियाकत अली खान की जो domestic policy की effort थी, the second domestic effort that was the first draft constitution. अब इसके ऊपर 4 मार्क का separate question बना हुआ है और आया हुआ है. So therefore first draft constitution क्या था कि हुआ ये कि अंडर इस गाइडेंस एक आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई गई. क्या बनाई गई? बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी. अब बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी का काम क्या था कि वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को देखें. ये बेसिक प्रिंसिपल कमेटी किसके अंडर बनाई गई? लियाकत अली खान ने बनाई, अंडर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाई थी. सो अंडर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी बनाएगी जिसका काम क्या था कि वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को देखे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, और उन ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए एक ड्राफ्ट प्रपोज करे किस चीज़ का, कॉन्स्टिट्यूशन का. सो देयरफॉर आपके पास बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने इन 1950 व्हाट हैपेंड कि फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास क्या किया, प्रेजेंट किया टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 28 सितंबर 1950. अब इस ड्राफ्ट में एग्जैक्टली क्या कहा गया, आपके पास इस ड्राफ्ट में कहा गया कि आपके पास बाई कैमरल सिस्टम होगा, विच मीन्स 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बनेंगे. कि आपके पास अब विद द प्रिंसिपल्स पैरिटी, ईस्ट पाकिस्तान एंड द वेस्ट पाकिस्तान. नाउ से दिस थिंग, अच्छा रिमेंबर दिस थिंग अगेन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के 7 मार्क क्वेश्चन के ऊपर क्या चीज़ है कि इट फेल टू प्रोवाइड द सेट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, फर्स्ट पॉइंट जिसकी वजह से इसको रिजेक्ट किया गया. नंबर सेकेंड, ईस्ट पाकिस्तानीज ने इसको रिजेक्ट किया. क्यों इस ईस्ट पाकिस्तानीज़ ने रिजेक्ट किया? क्योंकि इसके अंदर ईस्ट पाकिस्तानीज़ के लिए आपके पास परसेंटेज सेट नहीं की गई थी. ईस्ट पाकिस्तानीज़ की जो आपके पास बंगाली लैंग्वेज थी, दैट वाज आल्सो नॉट सेट अप एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. आल्सो द थर्ड रीज़न आपके पास रिलीजियस आपके पास इश्यूज अराइज हुए. रिलीजियस इश्यूज क्या थे कि आपके पास जो रिलीजियस एलिमेंट्स जो कंट्री के अंदर एट दैट टाइम थे, उन्होंने ये कहा कि दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज़ नॉट इनफ. ठीक है, जो आपके पास क्या चीज़ है जो रिलीजियस इश्यूज को सॉल्व कर सके, या फिर दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट इनफ फॉर द इस्लामिक स्टेट. देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नीड्स टू वर्क मोर ऑन दिस थिंग. ठीक है, 4 रीजन कैन बी सेंट्रल पावर वेयर एज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सपोर्टेड द प्रोविंशियल. एग्जैक्टली कि आपके पास ये कहा गया कि आपके पास सेंट्रल पावर्स दी जाएंगी. लेकिन अगेन रिमेंबर दिस थिंग कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये बात नहीं की गई. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के अंदर बाई कैमरल सिस्टम स्टार्ट नहीं किया गया. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें यह कहा गया कि बाई कैमरल सिस्टम एग्जैक्टली था. ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी की रिपोर्ट सजेस्ट करती है. दैट इज राइट. ओके, नाउ से दिस थिंग. अब हुआ क्या एवरीवन कि दिस ड्राफ्ट प्रपोज द बाई कैमरल सिस्टम विच मीन्स कि 2 हाउसेज बनाई जाएंगे, एक सेनेट बनाया जाएगा और एक आपके पास नेशनल असेंबली बनाई जाएगी, जिस तरह अभी पाकिस्तान के अंदर है. ठीक है, नाउ
अब आपके पास जो ईस्ट पाकिस्तानीज और वेस्ट पाकिस्तानीज हैं उनकी इक्वल नंबर ऑफ सीट्स होंगी पार्लियामेंट के अंदर रिगार्डलेस ऑफ देयर पॉपुलेशन डिफरेंस, हालांकि ईस्ट पाकिस्तानीज की पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा थी। हाउएवर आपके पास क्या चीज़ की गई, ये दोनों की नंबर ऑफ सीट्स इन द आपके पास इन द असेंबलीज दोनों की बराबर रखी गई। नाउ द प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड जॉइंटली बाय दीज हाउसेस, दोनों हाउसेस से प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। ही वॉज टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट सिलेक्ट करेंगे अपॉइंट करेंगे किसको, प्राइम मिनिस्टर को। ऑल्सो हैविंग द राइट टू डिक्लेयर द स्टेट ऑफ इमरजेंसी, और प्रेसिडेंट के पास ये पावर होगी कि वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा सकते हैं। एट द सेंट्रल लेवल प्रेसिडेंट एंड द प्रोविंशियल लेवल गवर्नर्स आपके पास क्या किया के पास एग्जेक्टिव पावर्स होंगी। एग्जेक्टिव पावर्स क्या है, जो स्टेट की बड़ी चीज़ होती है, जो स्टेट के एग्जैक्टली द मोस्ट एग्जेक्टिव आपके पास पावर किसके हाथ में होगी, प्रेसिडेंट के हाथ में। जैसे आजकल जो है आफ्टर 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में दे दी गई। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, आज जो आप देखते हो कि अगेन फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, अगर हम थोड़ी सी बैक के ऊपर चले जाएं, लेट्स सी कि हमारे पास क्या चीज़ है, प्रेसिडेंट आपको बहुत ओकेजनली नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि वो एग्जेक्टिव पावर में नहीं होते। जो एग्जेक्टिव पावर में है वो आज के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली वो प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन एट दैट टाइम जब 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था, तो फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में ये कहा गया कि जो प्रेसिडेंट होंगे वो एग्जैक्टली क्या चीज़ होंगे, एग्जेक्टिव पावर होंगी, उनके पास एग्जैक्टली स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाने की एग्जैक्टली दे कैन ही कैन एक्चुअली एस्टैब्लिश द ही कैन स्टार्ट he can make the state of emergency, he can declare the state of emergency. Number second, he will also be able to appoint the prime minister. So therefore now say this thing, अब president के पास आपके पास सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट के पास एग्जेक्टिव पावर्स होंगी और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर आपके पास गवर्नर्स के पास एग्जेक्टिव पावर होंगी। लेकिन अगेन फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्ट किया गया और हाईली क्रिटिसाइज किया गया। रिलीजियस लीडर्स उलेमास ने इसको रिजेक्ट किया, कैसे कि द सीन बाय द रिलीजियस उलेमास एज बीइंग द इनसफिशिएंट इस्लामिक। They felt that the Islamic principles promised in the objective resolution had been ignored and argued the state should be entirely governed by the Islamic laws, but not by the British laws जो exactly आप क्या कर रहे हैं 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ले रहे हैं। वो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, रादर क्योंकि ये कंट्री इस्लामिक है और अगेन पाकिस्तान इस्लाम के नाम के ऊपर आज़ाद हुआ है। देयर फॉर एग्जैक्टली क्या चीज़ है, कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस्लामिक लॉज के ऊपर होना चाहिए। नाउ सर अब ईस्ट पाकिस्तानीज ने भी रिजेक्ट किया। क्यों? बिकॉज अगेन दे हाईलाइटेड कि अगेन जो उनकी पॉपुलेशन है वो 10 मिलियन ज़्यादा है एज कंपेयर टू द वेस्ट पाकिस्तानी। देयरफॉर उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी एग्जैक्टली क्या चीज़ होनी चाहिए, उनकी रिप्रेजेंटेशन असेंबलीज के अंदर इक्वली नहीं होनी चाहिए, रादर इट शुड बी मोर देन, रादर इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द एग्जैक्टली किस चीज़ के ऊपर, रादर दे शुड बी अकॉर्डिंग टू द किस चीज़ के ऊपर, they should be according to the आपके पास population। जैसे कि उनकी 56% ऑफ द पॉपुलेशन अगर आपके पास लेट्स सी है तो 56% ऑफ द पॉपुलेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास सीट्स होनी चाहिए किनकी, ईस्ट पाकिस्तानीज़ की और बाकी वेस्ट पाकिस्तानीज़ की। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो असेंबली के अंदर हमेशा कौन एग्जैक्टली आपके पास रहते, ईस्ट पाकिस्तानीज़ प्रेसिडेंट बनते और ईस्ट पाकिस्तानीज़ ही प्राइम मिनिस्टर बनते। दो, ये एक पॉपुलेशन का मसला ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से। नंबर सेकंड आपके पास क्या चीज़ थी, फर्दर मोर जो प्रपोजल था कि उर्दू को एग्जैक्टली सिर्फ उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एम्फेसाइज किया था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वर्ड्स थे, ये वर्ड्स हैं एग्जैक्टली कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, कि पाकिस्तान की ज़ुबान सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, उर्दू होगी। अगर कोई भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस बात के ऊपर राग़िब करता है कि वो कोई और ज़ुबान आपके पास क्या चीज़ की जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए, तो वो पाकिस्तान का दुश्मन होगा। दीज वर द वर्ड्स ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिसके ऊपर आपके पास आने वाले जितने भी लीडर्स थे उन्होंने उर्दू को हमेशा से प्रेफर किया। सो देयरफॉर लेकिन स्टिल अगर आप उर्दू को ना हटाओ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वांटेड कि उर्दू को ना हटाया जाए, लेकिन अगर उर्दू के साथ आप एक एडिशनल लैंग्वेज ऐड कर देते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगेन क्या चीज़ की गई, उर्दू को सोल लैंग्वेज बनाया गया इन द फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ अब व्हाट हैपेंड कि अगेन पीपल इन द ईस्ट पाकिस्तानीज आर्ग्यूड कि जो बंगाली है वो 56% ऑफ द पाकिस्तान की पॉपुलेशन बोलती है, जबकि उर्दू इज द मदर टंग ऑफ ओनली 6%। थस दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट उर्दू एज द नेशनल लैंग्वेज एट द एक्सपेंस ऑफ देयर मदर टंग बंगाली। सो देयरफॉर ईस्ट पाकिस्तानीज ने फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट किया। नंबर थर्ड आपके पास के प्रोविंशियल पॉलिटिशियंस ने भी रिजेक्ट किया। कैसे कि many politicians from the various provinces objected to the significant emergency powers जो किसको दी जा रही हैं, हेड ऑफ द स्टेट को दी जा रही हैं।
अब जो आपके पास पॉलिटिशियंस हैं वो एग्जैक्टली इस बात को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं कि सेंट्रल के अंदर अगर पावर है तो सेंट्रल में तो हम ब्रिटिश के साथ भी ठीक थे कि सेंट्रल हमें एग्जैक्टली फ़ायदा क्या हो रहा है कि अगर आपके पास सेंट्रल के अंदर ही आपने पावर्स रखनी है तो फिर ब्रिटिश से हम आज़ाद क्यों हुए. सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड कि अगेन क्या चीज़ थी, द हेड ऑफ द स्टेट को पावर्स दी गई थी इमरजेंसी की, स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करने की, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की. सो मेजर पावर्स दी जा रही हैं किसको, आपके पास प्रोविंशियल पॉलिटिशियंस को, सॉरी फेडरल पॉलिटिशियंस को जो आपके पास सेंटर के अंदर होंगे. सो they also oppose the power proposed for the head of state as the draft provided no safeguards against their misuse. अब अगेन क्या चीज़ होगी कि अगर आपके पास वही प्रेसिडेंट आपके पास गलत इस्तेमाल करे इन्हीं पावर्स का, और एग्जैक्टली बाद में यही हुआ कि अगेन प्रेसिडेंट्स ने गलत पावर्स का इस्तेमाल किया. Now, these politicians demanded provincial autonomy, meaning more power should be given to the provinces themselves. So, therefore, first draft constitution was rejected. Next thing, लियाकत अली खान की अब हमारे पास क्या चीज़ थी, ज़रा देखो. हमने दो डोमेस्टिक पॉलिसीज पढ़ ली, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड द फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, देन फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास होगा प्रोडा एक्ट, जो थर्ड डोमेस्टिक पॉलिसी थी आपके पास लियाकत अली खान की, दैट वाज द प्रोडा एक्ट. अब प्रोडा एक्ट एग्जैक्टली क्या चीज़ थी, प्रोडा एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1949 बाय लियाकत अली खान ताकि गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सके और करप्शन को कम किया जा सके. अब प्रोडा एक्ट में ये कहा गया कि अगर कोई भी नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे कोई भी गवर्नमेंट का बंदा अगर आपके पास क्या चीज़ करते हुए, मिसकंडक्ट करते हुए गिल्टी पाया गया, तो एग्जैक्टली क्या चीज़ कर दी जाएगी कि उसको आपके पास डिसमिस कर दिया जाएगा, ठीक है, फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन, ठीक है, और उसके बाद फ्यूचर के अंदर वो कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकेगा. नाउ से दिस थिंग क्या चीज़ होगी कि कोई भी पर्सन अंडर दिस एक्ट कंप्लेंट्स कुड बी रजिस्टर्ड टू द गवर्नर जनरल और द प्रोविंशियल गवर्नर्स who could order inquiry by the judges. If any individual is found guilty of the misconduct in any capacity, they would be dismissed from their current position or disqualify कर दिया जाएगा from holding any public office in the future. This act helped लियाकत अली खान के वो करप्शन को क्या कर सकेंगे, रिमूव कर सकेंगे. नाउ दिस वाज द मेजर थिंग, राइट. सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है. अगर आप उनकी सक्सेस के अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट लिखना चाहते हो तो एग्जैक्टली ये आपके पास पॉजिटिव पॉइंट है उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी का. लेकिन अगर आप इसी प्रोडा को नेगेटिव पॉइंट में लिखना चाहते हो तो फिर नेगेटिव में आप ऐसे लिखोगे कि नेगेटिव में कैसे लिखोगे कि हाउएवर प्रोडा बिकेम द कंट्रोवर्शियल आफ्टर हिज डेथ, कि इस एक्ट को मिस यूज़ किया गया बाय द लेटर गवर्नमेंट्स, कि उन्होंने आपके पास जो अपोजिंग पार्टीज़ के लोग थे या फिर अपोजिंग पार्टी या फिर जो आपके पास पब्लिक ऑफिस के अंदर रिमूव करने के लिए लोगों को इसका मिस यूज़ किया गया. इट वॉज ऑफन यूज्ड एज द पॉलिटिकल टूल टू रिमूव द ओपोनेंट्स और डिसएग्रीइंग वॉइसेस हु डिड नॉट अलाइन विद द रूलिंग एलीट. देयरफॉर दिस मिस यूज undermined the democratic process and contributed to the further political instability, ultimately leading to the unpopularity of what? Unpopularity of the PRODA. और इसको 1954 के अंदर दोबारा क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया प्रोडा एक्ट को. गॉट इट. प्रोडा एक्ट था क्या, ये आपके पास 4 मार्क का क्वेश्चन सेपरेट आया हुआ है इसके ऊपर. सो रिमेंबर दिस थिंग कि प्रोडा एक्ट वाज द पब्लिक एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस एंड डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट. गॉट इट. नाउ दिस थिंग, can you share section 3 complete notes like of section 2? I don't think so कि again team already इतनी ज़्यादा हमारी सुस्त है ना कि again वो ये वाले notes share कर दे, बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे पास. So exactly उनको section 3 के complete notes share करवाना उनके लिए उनसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. Sir, how do you make these notes? These notes are actually combined. किस चीज़ के ऊपर कि आपके पास your team is costing too much. Exactly कि आपके पास क्या चीज़ है कि हुसैन कि आपके पास मार्किंग स्कीम्स, आपके जो मेजर नोट्स हैं एंड ऑल्सो आपके जो बुक्स हैं, ठीक है, नॉट ओनली जो बुक्स आपकी फ्रॉम द नाइजल कैली, नाइजल स्मिथ, बट ऑल्सो फ्यू सिटीज़ के अंदर आपके पास कुछ बुक्स हैं, जैसे आपके पास सर अजमल की बुक हैं, जैसे आपके पास बहुत सारे नोटेबल जो टीचर्स हैं उनकी बुक्स सबको कंबाइन करके ये नोट्स बने हुए. सो देयरफॉर दीज आर लाइक अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम, लाइक इससे ऊपर एग्जैक्टली फिर आप जस्ट क्या कर सकते हो, इससे ऊपर आप मेरा नहीं ख्याल कि कुछ पढ़ सकते हो आप. आई नीड टू टेक द प्रिंट्स बट आवर टीम डजंट लाइक दैट एग्जैक्टली. ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग. अच्छा, लेकिन ये वाले तो क्योंकि ये मेरे पास आ जाते हैं, सो अगेन मैं ये वाले तो डायरेक्टली आपको शेयर कर दूंगा, ये तो मैं खुद शेयर कर देता हूँ आपको, ठीक है.
अच्छा नाउ से there is problems, there there are problems, एक second, in other notes many 4 mark questions, 4 mark questions in the other notes, एक second, wait for the geographical chapter as I told you, yes exactly, मैंने उनको कहा है they are working on that thing. Alright, now so this thing, अच्छा जल्दी से हम exactly everyone पहले हम exactly इसको ख़त्म कर लेते हैं ताकि आपके पास ये चीज़ ये चैप्टर आज हमारे पास ये एंड हो जाए. Now so this thing, लियाकत अली खान managed to keep the economy going as well. ठीक है, कैसे उन्होंने की कि टू डेवलप द इकॉनमी लियाकत अली खान ने एग्जैक्टली सबसे पहले नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को स्टैब्लिश किया. ठीक है, टू प्रोवाइड द एसेंशियल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सपोर्ट. क्या चीज़ की गई सबसे पहले आपके पास नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टैब्लिश किया. नंबर सेकंड उन्होंने क्या चीज़ की फॉर द ज्यूट ट्रेड उन्होंने ऑफ कोर्स ये चीज़ करनी थी. इन 1950 आपके पास पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वो सेटअप ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट किया जा सके और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज किया जा सके, इंडस्ट्रियलिस्ट को इंकरेज किया जा सके, इन्वेस्टमेंट आपके पास ज़्यादा की जा सके, एंड ऑल्सो by persuading them to take the advantage of the cheap labor in the country. Furthermore, he emphasized agriculture modernization by importing the modern machinery and increasing the exports. किस चीज़ के ऊपर? He also worked on the agriculture ताकि इकॉनमी क्या चीज़ की जा सके, इम्प्रूव की जा सके. His economic efforts received a boost during the early 1950s as increased exports of the raw materials जैसे कि जूट और कॉटन आपके पास क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ, और जिसने पाकिस्तान की इकॉनमी और जीडीपी को क्या किया, इम्प्रूव किया. ठीक है, थ्रू हिज केपेबल मैनेजमेंट पाकिस्तान की इकॉनमी रिमेन्ड स्टेबल एंड लेड द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर ग्रोथ, मार्किंग अ मेजर सक्सेस फॉर हिज लीडरशिप. सो देयरफॉर टू डेवलप द इकॉनमी these were the efforts made by लियाकत अली खान. देन मिलिट्री को आपके पास स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने क्या चीज़ की, मिलिट्री के ऊपर उन्होंने आपके पास डोमेस्टिक एफर्ट्स क्या की. अब आप जरा देखो डोमेस्टिक एफर्ट के अंदर क्या चीज़ आ रही है आपके पास. फर्स्ट क्या चीज़ है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. फिर उसके बाद आपके पास क्या चीज़ है, फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं, हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, देन फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, देन नंबर 4th विल बी आपके पास क्या चीज़ थी, इकॉनमिक, आपके पास जो इकॉनमिक स्टेप्स लिए गए. नंबर 5th आपके पास क्या चीज़ है, दैट इज द मिलिट्री, कि मिलिट्री को उन्होंने कैसे सेटअप किया. नाउ से दिस थिंग, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोडा, देन इकॉनमी एंड देन मिलिट्री. नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास मिलिट्री के लिए क्या किया. लियाकत अली खान ने मिलिट्री के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि एट द इंडिपेंडेंस पाकिस्तानी आर्मी वॉज स्मॉल, इनएक्सपीरियंस्ड, heavily reliant on the British officers, including its first 2 commander-in-chief. जो आपके पास क्या चीज़ थे, हमने बात की हुई है कि डगलस ग्रेसी और फ्रैंकलिन मिसेवरी, these were the 2 names जो आपके पास फर्स्ट कमांडर इन चीफ हैं. जो पाकिस्तान के पहले 2 आर्मी चीफ्स हैं वो एग्जैक्टली ब्रिटिश थे, फ्रैंकलिन मिसेवरी एंड डगलस ग्रेसी. सो अगेन ये दोनों एग्जैक्टली क्या चीज़ थी, लियाकत अली खान लॉन्च द की पॉलिसी ऑफ द पाकिस्तानाइजेशन. अब क्या चीज़ थी, important for building a loyal national army by replacing the British officers with Pakistanis. So exactly क्या चीज़ हुई, उन्होंने ये कहा कि अब लियाकत अली खान ने ये कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 500 ब्रिटिश ऑफिसर्स बुलाए तो थे, उन्होंने रख भी लिए. ठीक है, अब क्या चीज़ है कि इतने साल गुजर गए हैं, ठीक है 3-4 साल गुजर गए हैं, अब क्या चीज़ होनी चाहिए आपके पास. 1950 में उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो बाकी जो पाकिस्तानी ऑफिसर्स है अब उनको टाइम देना चाहिए कि वो क्या चीज़ बने, वो आर्मी चीफ्स बने, वो कमांडर इन चीफ्स बने, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया, ब्रिटिश को वापस चले जाना चाहिए. अब क्या चीज़ है कि जो पाकिस्तानीज़ हैं उनको सामने आना चाहिए. सो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड कि अगेन अ मेजर एग्जांपल वाज जनरल अयूब खान बिकमिंग द फर्स्ट कमांडर इन चीफ इन 1951, रिप्लेसिंग जनरल सर डगलस ग्रेसी. और ये हुआ कैसे, रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस. अभी हम रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस के ऊपर आते हैं. बाय 1951 मोस्ट हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को क्या कर दिया गया, पाकिस्तानी बनाया गया, और एग्जैक्टली जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको रिमूव कर दिया गया. दिस पॉलिसी सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथेंड द आर्मीज कैपेबिलिटीज एज द नेशनल आइडेंटिटी, कि पाकिस्तानी ऑफिसर्स आपके पास अब क्या हैं, दे आर लीडिंग द पाकिस्तान आर्मी. नाउ से दिस थिंग, नाउ फॉरेन पॉलिसी. सो दीज वर द 5 आपके पास मेन पॉलिसी जो आपके पास किसकी थी, मेन डोमेस्टिक पॉलिसीज लियाकत अली खान की. इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं. आप अगर आपने हाउ सक्सेसफुल वर द डोमेस्टिक पॉलिसीज ऑफ लियाकत अली खान एज द गवर्नर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो उसके अंदर आप पॉजिटिव पॉइंट एक तरफ लिखोगे, नेगेटिव पॉइंट एक तरफ लिखोगे. नाउ अब आपके पास है फॉरेन पॉलिसी. फॉरेन पॉलिसी के अंदर सबसे पहले लियाकत नेहरू पैक्ट. लियाकत नेहरू पैक्ट ये था कि 1947 के अंदर जब आपके पास पार्टीशन हुई, 1947 के अंदर माइग्रेट करना शुरू किया लोगों ने, लेकिन अगेन ये कंसिस्टेंट माइग्रेशन हो रही थी, पूरा साल चलती रही.
अब क्या चीज़ हुई, 1948 में भी चली, 1949 के अंदर भी चली, 1950 का जब टाइम आ गया तो अब भी माइग्रेशन हो रही थी। लियाकत अली खान ने ये डिसाइड किया कि अब क्या चीज़ है कि यार अब बहुत हो चुका है, ठीक है, कि अब जिन्होंने आना था वो एग्जैक्टली आ चुके हैं, जिन्होंने वहाँ पे सेटल होना था वो सेटल हो चुके हैं। सो लियाकत अली खान वेंट टू दिल्ली, ठीक है, और आफ्टर डिस्कशन विद द इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लियाकत नेहरू पैक्ट साइन किया, ठीक है, या फिर इसको माइनॉरिटी एग्रीमेंट भी कहते हैं। 4 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ है, एंड अगेन यू गाइस शुड नो अबाउट इट, कि उन्होंने 1950 के अंदर लियाकत नेहरू पैक्ट या माइनॉरिटी एग्रीमेंट भी इसको कहते हैं, ये साइन किया कि अब जो वहाँ पे लोग हैं इंडिया में वो वहीं पे रहेंगे, जो पाकिस्तान में वो पाकिस्तान में रहेंगे। सो पाकिस्तान में अगर जो हिंदूज़ हैं वो यहीं पे रहेंगे, जो इंडिया के अंदर मुस्लिम्स हैं वो इंडिया में रहेंगे। अब बॉर्डर्स क्लोज कर दिए जाएंगे, और अगर बॉर्डर्स के ऊपर क्रॉस करना है आपने तो एग्जैक्टली क्या चीज़ होगी, वीज़ा विल बी देयर, कि अगेन आपके पास गवर्नमेंट जो है वीज़ा इशू करेगी तब लोग जा सकते हैं, अब लोग माइग्रेट नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ है, इस माइनॉरिटी एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया गया कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करेगी, और जो हिंदूज पाकिस्तान के अंदर हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट हिंदूज की प्रोटेक्शन करेगी। सो देयरफॉर दिस हैपेंड इन द लियाकत नेहरू पैक्ट। द नेक्स्ट वन वाज द कश्मीर डिस्प्यूट, वाज परहैप्स लियाकत अली खान की नेक्स्ट मेजर फॉरेन पॉलिसी का चैलेंज, कि व्हाट हैपेंड कि आपके पास 1948 के अंदर आपके पास क्या चीज़ होगी, वॉर स्टार्ट होगी ओवर द कश्मीर। ना अब आपके पास क्या चीज़ थी, वी नो अबाउट द इशू, के इनिशियली इशू क्या था कि अगेन उसको यूनाइटेड नेशन में भी लेकर जाया गया कि प्लेबिसाइड करवाया जा सके, लेकिन नहीं हुआ। नाउ सजेस्ट अब हुआ क्या, ही एम्फसाइज हार्डर डिप्लोमेटिक रेदर देन द मिलिट्री स्टांस। उन्होंने कहा कि आपके पास क्या चीज़ है कि मिलिट्री स्टांस की जगह आपके पास डिप्लोमेटिक रिलेशंस या डिप्लोमेटिकली इसको सॉल्व करना चाहिए। सो व्हाट ही डिड, ही announced his efforts led to the official ceasefire line in 1949. Ceasefire line 1949 के अंदर अनाउंस हुई, patrolled by the United Nations troops. This successfully stopped the war but left Kashmir divided, with the portion controlled by the India and Pakistan दोनों. As a result of his efforts, United Nation ने एक रेजोल्यूशन भी पास की कि प्लेबिसाइड करवाया जाए, वहाँ पे लोगों से पूछा जाए कि एग्जैक्टली पाकिस्तान कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ, या फिर इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। So therefore, however, the major weakness of his diplomacy was his failure to convince the India and the United Nations. जैसे कायदा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की थी, वही इशू वही प्रॉब्लम आपके पास लियाकत अली खान की, कि उन्होंने इंडिया और यूनाइटेड नेशन को कन्विंस नहीं कर सके कि वो प्लेबिसाइड करवा सके ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। सो अगेन दैट वाज द नेगेटिव फॉरेन पॉलिसी, दो ही ट्राइड। अब इसमें पॉजिटिव भी है कि दिस वाज द पॉजिटिव पॉइंट कि हिज एफर्ट लेड टू द ऑफिशियल सीज फायर लाइन, ठीक है। सो पॉजिटिव में अगर आप लिखना चाहते हो तो आप पॉजिटिव में लिख लो, हाउएवर इफ यू वांट टू राइट इट, अच्छा जरा देखो कि आपके पास आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन ये है। अब आइडेंटिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप पॉजिटिव लिंकेज ज्वाइन कर दोगे तो वो सक्सेस बन जाएगी। आइडेंटिफिकेशन एंड लिंकेज के साथ अगर आप नेगेटिव लिंकेज ज्वाइन कर दोगे तो वो उनका फेलियर बन जाएगा। तो इट इज़ अप टू यू कि आप उनका पॉजिटिव पॉइंट लिखना चाहते हो या उनका नेगेटिव पॉइंट लिखना चाहते हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट फॉरेन पॉलिसी जो लियाकत अली खान की थी, इट वाज कि अगेन क्या चीज़ की थी कि जो इंडिया की तरफ से एग्जैक्टली थ्रेट्स वगैरह आ रहे थे। नाउ ही बिलीव्ड इन द कलेक्टिव अप्रोच टू द ग्लोबल इश्यूज, जैसे कि पैलेस्टाइन इशू उस टाइम के ऊपर चल रहा था 1948 के अंदर। इसराइल ने ओवरटेक कर लिया पैलेस्टाइन को। दैन सुएज कनाल का इशू चल रहा था, आपके पास कश्मीर इशू चल रहा था, इरानियन ऑयल एट दैट टाइम इशू चल रहा था। सो एट दैट टाइम द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू मेजर ब्लॉक्स। एक कम्युनिस्ट ब्लॉक था जो आपके पास यूएसएसआर वगैरह का था और चाइना वगैरह का था, जिसको हम कम्युनिस्ट ब्लॉक कहते हैं, और दूसरा एंटी कम्युनिस्ट ब्लॉक या फिर जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक है यूनाइटेड नेशंस का, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स का। सो नाउ से दिस थिंग, दो ब्लॉक्स थे एट दैट टाइम, दो ब्लॉक्स, कम्युनिज्म एंड एंटी कम्युनिज्म। एंटी कम्युनिज्म जो है उनको हम कैपिटलिस्ट भी कहते हैं। अब कम्युनिस्ट ब्लॉक जो है वो आपके पास रशिया चाइना वगैरह का है, और एंटी कम्युनिस्ट आपके पास कौन से वाले थे, यूएस से थी जो कैपिटलिस्ट थे। हाउएवर नाउ से दिस थिंग, पाकिस्तान नीडेड फॉर इकोनॉमिक एड। अब हुआ क्या, सिक्योरिटी लेड टू द प्रेफरेंस फॉर द क्लोजर टाइज विद द यूएसए ओवर द यूएसएसआर। कैसे कि यूएसएसआर ने 19 जैसे लियाकत अली खान बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने आपके पास क्या चीज़ की, उन्होंने एक ऑफर लेटर सेंड किया यूएसएसआर ने टू इनवाइट हिम, कहाँ पे, आपके पास रशिया के अंदर, इन 1949। अब हुआ ये कि डिस्पाइट एन इनविटेशन इन 1949 आपके पास यूएसए ने भी आपके पास क्या चीज़ कर दी, इनविटेशन सेंड कर दिया लियाकत अली खान को। अब लियाकत अली खान हैड टू चॉइसेस कि या तो वो एग्जैक्टली क्या चीज़ कर लें, वो आपके पास किसकी तरफ चले जाएं, यूएसएसआर की तरफ या यूएसए की तरफ। लेकिन
लियाकत अली खान ने यूएसए को चूज़ किया. लियाकत अली खान chose to visit the USA in 1950 and this visit was the major turning point, setting the पाकिस्तान के ties किसके तरफ, towards the western bloc, towards the capitalist bloc, towards the anti आपके पास communist bloc. Now another key role was कि foreign policy was to foster the key relations with the other Muslim countries. कैसे उन्होंने किए कि this was evident कि again पाकिस्तान के जो इरानियन ऑयल था dispute with the Bahrain वो सॉल्व किया, शाह ऑफ ईरान से मिले. देन आपके पास मेजर चीज़ थी कि उन्होंने अफगानिस्तान वॉज द नोटेबल एक्सेप्शन, लेकिन अगेन रिलेशंस जो थे वो टेंस रहे ड्यूरिंग हिज टाइम, क्योंकि अफगानिस्तान ने ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता. आज तक अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता. अफगानिस्तान रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द बॉर्डर लाइन नोन एज द ड्यूरेंट लाइन. इट क्लेम्स ओवर द पश्तून स्पीकिंग एरियाज ओवर द पाकिस्तान. हाउएवर आपके पास अफगानिस्तान के साथ ख़राब रहे, लेकिन अगेन बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशंस पॉजिटिव रहे, जैसे कि ईरान के साथ, जैसे आपके पास बहरीन के साथ. सो देयरफॉर क्या चीज़ थी आपके पास कि मेन आपके पास रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड बिटवीन द मुस्लिम कंट्रीज दे रिमेन्ड गुड एक्सेप्ट फॉर द अफगानिस्तान. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वन लास्ट थिंग कि रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस क्या था. रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस 1951 के अंदर था, जब लियाकत अली खान ने ये कहा कि अब ब्रिटिश ऑफिसर्स को चले जाना चाहिए यहाँ से, और अगेन जो आपके पास पाकिस्तानीज हैं उनको मेजर कमांडर इन चीफ्स बनना चाहिए. व्हाट हैपेंड कि अगेन दे स्टार्टेड टू मेक द मिलिट्री कू. उन्होंने मार्शल लॉ लगाना चाहा. क्या चीज़ हुई, देयर वाज एन अटेम्प्ट ऑफ द मिलिट्री कू. मिलिट्री कू एग्जैक्टली किसको कहते हैं, मार्शल लॉ को. planned by the small groups of the civil and the military officers who intended to overthrow his government, कि इनकी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया जाए, इनको अरेस्ट कर लिया जाए और मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया जाए. नाउ द मेन कॉन्स्पिरेटर आपके पास कौन थे, मेजर जनरल अकबर खान, द चीफ जनरल स्टाफ अलॉन्ग विद हिज 14 अदर ऑफिसर्स. फॉर्चुनेटली ये जो कॉन्स्पिरेसी थी वो आपके पास एक्सपोज हो गई, और ये एक्सपोज की थी जनरल अयूब खान ने. और उन्होंने जनरल अयूब खान ने जाके बात बता दी किसको, आपके पास लियाकत अली खान को. लियाकत अली खान ने बिफोर कि ऐसा कुछ होता, लियाकत अली खान ने एग्जैक्टली क्या चीज़ की आपके पास, उन्होंने ऑर्डर किया कि जनरल अयूब खान को कि वो अरेस्ट कर लें इन सारे 14 ऑफिसर्स को, और आपके पास जनरल अकबर खान को. और अगेन क्या चीज़ की, जनरल अयूब खान को क्या बना दिया गया आपके पास, नेक्स्ट कमांडर इन चीफ बना दिया गया इन 1951. ठीक है. सो देयरफॉर दिस वाज नोन एज रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस. जब ये रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, इसकी कॉजेज क्या थी, discontent with the leadership. Many Pakistani officers were generally unhappy with the Prime Minister. लियाकत अली खान की गवर्नमेंट के साथ उन्होंने ये देखा कि जो लियाकत अली खान है वो आपके पास एक करप्ट और एक इनकॉम्पिटेंट है, देयरफॉर इनको रिमूव कर देना चाहिए ऑफिस से. अपोजिशन टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स, क्योंकि ही वांटेड कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को निकाल देना चाहिए. यस, 7 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है. यस, कि उन ब्रिटिश ऑफिसर्स को निकाल देना चाहिए बिकॉज ही वांटेड पाकिस्तानियत के, अगेन पाकिस्तानी जो हैं उनको कमांडर इन चीफ्स या फिर उनको आपके पास जो मेन जो आपके पास जनरल स्टाफ्स हैं आर्मी के अंदर वो बनने चाहिए. लेकिन अगेन ये चीज़ नहीं हो सकी. देयरफॉर कश्मीर इशू आपके पास मेन आपके पास कि कश्मीर इशू 1948 के अंदर जो कश्मीर वॉर थी, अगेन डिसअप्रूवल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने दिया कि अगेन इसको डिप्लोमेटिकली हल करना चाहिए रादर कि अगेन आप मिलिट्री की तरह हल करें. सो मिलिट्री पर्सन जो थे उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये कहा कि अगेन ये आपके पास प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं जो हमें हुक्म दें किस चीज़ के ऊपर कि मिलिट्री करना है या डिप्लोमेटिक करना है. सो देयरफॉर दे स्टार्टेड टू कॉन्स्पिरेट अगेंस्ट द दे स्टार्टेड टू कॉन्स्पिरेट अगेंस्ट द लियाकत अली खान. लेकिन दिस रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस वाज एक्सपोज्ड इन 1951 एंड व्हाट हैपेंड कि जनरल अयूब खान को ऑर्डर किया लियाकत अली खान ने कि अगेन इन सबको अरेस्ट कर लिया जाए. लेकिन व्हाट हैपेंड कि लेटर इन 1951 he was assassinated in Rawalpindi. अब why he was assassinated, that thing remained unresolved, और ये केस अभी तक unresolved ही है.